लिए 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ये खास हिंदी का वीडियो बनाया जा रहा है। लेसन नंबर 3 गाना बजाना, जिसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। इसमें बांसुरी, तबले और झुनझुने के बारे में खासकर जिक्र किया गया है। बजाने के विविध वाद्यों का जिक्र है। इसमें हम सबसे पहले जो है लेखक परिचय देखेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका जन्म सन 1899 में हुआ, मुजफ्फरपुर बिहार में। मृत्यु हुई आपकी 1968 बिहार में। परिचय आपका जानेंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार है। बहुमुखी प्रतिभा कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न, यानी कि आपने नाटक भी लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, यात्रा साहित्य लिखे हैं, शब्द चित्र संग्रह लिखे हैं और कविता संग्रह भी आपने लिखे हैं। इसलिए आपको जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहा जाता है। निबंधकार के रूप में भी आप बहुत प्रसिद्ध है। चूँकि अब हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो निबंध की ही एक विधा है। प्रमुख कृतियाँ आपकी अमर ज्योति, उसी के साथ साथ में तथागत नाटक, माटी, गेहूँ और गुलाब निबंध, पतितों के देश में, कैदी की पत्नी उपन्यास, चीता के फूल, जीवन तरु, कहानी संग्रह, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा साहित्य, माटी की मूर्तें, लाल तारा, शब्द चित्र संग्रह, नया आदमी कविता संग्रह आदि बहुत ही मशहूर है। अब हम जानेंगे गद्य संबंधी। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का वर्णन किया है। आपका मानना है कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता। लेसन के लिए शुरुआत करते हैं। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वह चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नज़दीक बजा दीजिए, वह चुप, शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। लेखक कहता है कि पी पी पू पू, ये कहीं ना कहीं जो है पीपू ही का आवाज़ हमको सुनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि कोई बच्चा बहुत ज़ोर से बेतहाशा बहुत ज़ोरों से रो रहा हो, बहुत ज़्यादा रो रहा हो और उसे चुप कराने की आप कोशिश कर रहे हो, आप नाकाम हो रहे हो, वो चुप नहीं हो रहा है। ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं आप पीपू ही बांसुरी लेकर अगर बजा दे उसके सामने, तो वो फ़ौरन चुप हो जाएगा। चुप तो हो जाएगा, बल्कि मुस्कुराने भी लगेगा और हो सकता है कि वो पीपू ही आपसे मांगने की जिद करने लगे। बाजे में यह करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक ज़रूर हुआ होगा। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। अर्थ समझने की कोशिश करते। लेखक कहता है कि बाजे में यह करामात है। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, मनुष्य जाति का जब शुरुआत हुआ और वहाँ पर तब विद्या और बुद्धि तालीम और अक्ल का जैसा उरूज आज हुआ है और जैसी तरक्की आज हुई है, वैसी तरक्की उस ज़माने में नहीं हुई थी। उस ज़माने में भी गाने बजाने का शौक़ ज़रूर रहा होगा। गाने के ज़रिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को, अपनी उम्मीदों को, अपनी आरजुओं को प्रकट कर सकते, सामने रख सकते। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। बाजे के ज़रिए अगर कोई गाना गाया जाए तो वो उस गाने को और दिलचस्प, मज़ेदार बना देता है। आज पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो पिछड़े से पिछड़े देश में भी अगर हम चले जाए तो हम देखेंगे कि वहाँ गाना बजाना आपको ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज़ लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर, ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पीपू ही बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज़ में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पीपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकलते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि पहले कौन सा बाजा बना होगा, ये तो इसका अंदाज़ लगाने वाले कहते हैं कि पता नहीं कैसे बना होगा, लेकिन
किसी चीज़ को इकट्ठा करके उन्हें पीट पीट कर, मतलब उन्हें मार मार कर उनसे शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी, मतलब शब्द निकालने की कोशिश की गई होगी। चेष्टा यहाँ मजाक को भी कहते हैं, मतलब मजाकन ये चीज़ बाहर आई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर रख कर उन्हें मढ़कर और नरकट की गांठों को छेद कर, मतलब मरे हुए चमड़े के पोपले को पोपले कद्दू पर रखकर, पोपले मतलब अंदर से खोखला कद्दू उस पर रखकर जो है उसके ऊपर मढ़ दिया गया होगा। और उसके बाद में नरकट की जो गांठें होती है उन गांठों को छेद कर, मतलब उनमें सुराख करके पिपू ही उससे बनाई गई होगी, मतलब बांसुरी उससे बना ली गई होगी। उसी तरह किसी पोपली मतलब खोखली चीज़ को लेकर उनमें छोटे छोटे कंकड़ रख दिए गए होंगे और उसके बाद उनको हिलाने डुलाने से जो है जो स्वर निकलते हैं उसे देखकर झुंझुना बनाने की कल्पना जो है उस वक्त आई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, मतलब अक्सर देशों में आप चले जाओ तो 3 बाजे आपको मिलेंगे, एक ढोल, एक पिपू ही मतलब बांसुरी और तीसरा जो है वो झुंझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग अलग हो, मतलब साइज़ में वो अलग अलग हो और प्रकार में मतलब थोड़े से उनकी जो टाइप्स है उनकी किस्में अलग अलग हो, लेकिन इन तीनों के सहारे ही नाना प्रकार के जो है स्वर निकलते हैं, मतलब अलग अलग तरह के स्वर जो है निकलते हैं। स्वर हम उर्दू में कहेंगे सुर निकलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। वनवासी जो जंगल में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की अगर हम उनके गानों को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनके गाने और बजाने में ताल पर ज़्यादा ध्यान होता है, सुर पर उनका ध्यान जो है वो कम होता है। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है। एक जगह कोई ढोल बज रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। वनवासी लोग जंगल में ज़िंदगी जीने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनके अगर गाने बजाने हम सुनते हैं तो हमें पता चलेगा कि उनमें ताल जो है बहुत ज़्यादा होता है, सुर कम होता है। और अमेरिका के रेड इंडियन और अफ्रीका के हबशी लोग अगर इनके गाने बजाने हम सुने तो हमें पता चलेगा कि उसमें ताल बहुत ज़्यादा होता है, सुर कम होता है। रेड इंडियनों का जो टमटम और हबशी लोगों का ढोल बहुत ही मशहूर है और जो हबशी लोग हैं उन्होंने तो ढोल बजाने में इतनी तरक्की कर ली है और वो इतने उस्ताद मतलब इतने माहिर हो चुके हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा मतलब ढोल की ज़बान बना ली है। एक जगह कोई ढोल बजता है मीलों की दूरी पर, जब मीलों दूर कोई उस ढोल को सुनता है तो पता चलता है कि वो ढोल सुन कर के वो क्या कहना चाहता है, मतलब ढोल की भाषा कहीं ना कहीं जो है ईजाद हो गई है। आगे बढ़ते हैं हम। गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है कि पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है, किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। कहते हैं कि गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े गरीब से गरीब देश के लोगों में है। मध्य अफ्रीका मतलब अफ्रीका के जो बीच का इलाका है वहाँ के लोग जो है खूब गाते बजाते हैं, बहुत गाते बजाते हैं और उनका जो गवैया दल है मतलब उनके जो गाने वालों का जो ग्रुप है वो जहाँ भी जाता है उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन कहा जाता है किंवदंती है मतलब एक कहावत भी है कि वहाँ के लोगों पर एक आफत भी है, मुसीबत भी है। मतलब कहावत ये है कि जो सबसे अच्छा गाता है राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। मतलब उस ज़माने में जो सबसे बेहतरीन गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। इस वजह से क्योंकि वो हमारा राज्य छोड़कर किसी और राज्य में ना चला जाए, किसी और इलाके में ना चला जाए, किसी और रियासत में या किसी दूर देश में ना चला जाए, हमारे ही इलाके में रहकर वो हमारा जो है वो मनोरंजन करता रहे। और उसी तरह हर पूर्वी देश में मतलब अगर हम मशरकी देशों की बात करें तो मशरकी देश में अगर हम देखें तो हर जगह एक ना एक बाजा बहुत मशहूर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वीणा बहुत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत मशहूर है। हमारी सरस्वती देवी को अगर हम देखें तो उनके हाथों में भी वीणा ही बजाती हुई हमें वो नज़र आएगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है।
वीणा को भारत का राष्ट्रीय बाजा भी कहा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए जाते हैं, मतलब 2 कतारों में सजाए जाते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकलते हैं। इनमें एक काठ की मुंगरी पर जब हल्के हल्के से मारा जाता है तो नाना तरह के मतलब अलग अलग तरह के स्वर निकलते हैं, मतलब सुर निकलते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार यह शब्द आया है जिसका अर्थ होता है निस्फ दायरा, अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम में रखकर उन्हें पीट पीट कर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। जापानी लोगों की अगर बात करें तो बांस के जो है पोपले टुकड़ों को, मतलब खाली टुकड़ों को रखकर, जो है अंदर से खोखले टुकड़ों को रखकर उन्हें क्रम में रखा जाता है और उन्हें पीट पीट कर अलग अलग तरह के दिलचस्प जो है सुर वो लोग निकालते हैं, जिसे वहाँ की ज़बान में एंगलोंग कहा जाता है, जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ है। सितार भी और सारंगी भी और वीणा भी, जिस तरह से भारत में ये वाद्य बजाए जाते हैं उसी तरह से तार वाले वाद्य जापान में भी बजाए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो रेड स्किन जाति के गवैये बहुत ही मशहूर है और उनके पास 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे वो बड़े मज़े से गाते भी हैं। बहुत मज़ेदार गाना गाते हैं वो। अमेरिका के कुछ आदि निवासी है जो बहुत ही विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। वो करते क्या है वो कि छोटे से ढोल में पानी रख लेते हैं और अपने सुर के अनुसार उन्हें बनाने के लिए, अपने स्वर के अनुसार उन्हें बनाने के लिए बार बार जो है पानी को कम या बेशी करते हैं, मतलब पानी में कमी या बेशी करना, मतलब पानी को कम या ज़्यादा वो करते रहते हैं। आखिरी पैराग्राफ। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। न्यासालैंड टापू मतलब न्यासालैंड जजीरे के गवैये बहुत ही अलग प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जाता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पर जब न्यासालैंड टापू के रहने वाले, न्यासालैंड जजीरे के रहने वाले बाजों की खिचड़ी कहा जाता है कि पैर में अखरोट के छिलके बंधे हैं और जिनके भीतर अंदर मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, हाथ में तार का बाजा है और वो गा भी रहे हैं और उसके सिरे से घंटी भी लटकी है। तो जब वो गा रहे हैं तो गाते भी है, साथ में झुनझुना भी बज रहा है, घंटी भी बज रही है और तार की भी आवाज़ आ रही है। इसी तरह फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपने नाक से बजाते हैं। फिजी देश का जिक्र है जहाँ पर वहाँ के आदिवासी जो है वो लंबी सी बंशी मतलब लंबी सी जो है बांसुरी अपने नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी एक साथ बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंघा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक ही साथ 4-4 आदमी मतलब एक साथ बजा लेते हैं मरिम्बा पर। उसी तरह हमारे देश में सिंघा जो बहुत मशहूर है वहाँ भी जो है देशवासियों के लिए बहुत ही वो आश्चर्यजनक है। कहा जा सकता है कि बहुत ही ताज्जुब होता है उसे देखकर लोगों को, और ये भी जो है बहुत ही मशहूर बाजा हमारे देश का है। तो इसी तरह मुख्तलिफ बाजों का जिक्र यहाँ पर किया गया है।